नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। उसके कुछ कारण हैं और ये सारे कारण आखिरकार मैं वीडियो क्यों नहीं बना पाया, क्या ऐसी समस्याएं थी, इन सब के बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया है और वहाँ पर वो सारी बातें बताई गई हैं। खैर, हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का इतिहास। तो सबसे पहले आप लोगों से एक बात मैं बता दूं कि मैं इस टॉपिक को, इतिहास को पढ़ाऊंगा शुरू से एकदम, और पॉइंट टू पॉइंट कोई भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है। ए टू जेड हर एक बात जो हो सकता है कि आपको अन्य चैनलों में ना मिले, वो सारी की सारी बातें मैं यहाँ पर बताऊंगा। क्योंकि आप जानते ही हैं, जिन लोगों ने मेरा वीडियोज़ मेरे देखे हैं वो लोग जानते होंगे कि मैं बिल्कुल डिटेल से पढ़ाता हूँ। ऐसी सारी जानकारियाँ मैं देता हूँ जो शायद आपको किसी दूसरे चैनल पे मिल पाए। तो पूरी कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको, और साथ साथ ही कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता चला जाए। क्योंकि अगर आपकी समझ किसी सब्जेक्ट में बेहतर नहीं होती है तो फिर मेरा मानना ये है कि आपकी पढ़ाई वो निरर्थक है। अगर वास्तव में आपको अच्छे से कंपटीशन देना है, तैयारी अच्छे से करनी है, तो मेरा मानना ये है कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसे उसमें बेहतर समझ बनाने के लिए आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही अच्छे ढंग से उसको पढ़ना ज़रूरी होता है। एक पॉइंट टू पॉइंट, जैसे एक पूरी स्टोरी होती है, अगले क्षण में क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होगा, इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो वो भूलता नहीं है। क्योंकि हर एक पॉइंट्स का लिंक एक दूसरे से जुड़ा रहता है। कहानी में अगर कहीं, जैसे आप फिल्में देखते हैं, अगर फिल्म में कहीं पर ऐसा आपको महसूस होता है कि कोई ऐसा दृश्य आया है जो उस दूसरे दृश्य से कनेक्ट नहीं करता है तो आपको बोरिंग लगती है। उसी तरह पढ़ाई में भी है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, आप शुरू से उसको शुरुआत करिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए कहीं छोड़िए मत, और समझते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगी। अब आप बीच से कहीं से पढ़ रहे हैं, कोई घटना कहीं से पढ़ रहे हैं, तो या फिर बस एक ही तरीका है कि आप भाई रटिए। अगर आपके पास इतनी क्षमता है कि आप रट करके चीज़ें रट सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो फिर उससे बेहतर क्या है, आप रट सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि रट करके ज़्यादा अपने मस्तिष्क में चीज़ें रखी नहीं जा सकती हैं जितना आप समझ करके बेहतर तरीके से रख सकते हैं। तो मैं भारत के इतिहास को बताऊंगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो मुख्य रूप से इतिहास का एक ड्राफ्ट है, एक खाका है कि आखिरकार इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। और हमारा पूरा जो भारत का इतिहास है उसका एक जो ड्राफ्ट है, एक खाका है, वो यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो आज हम सिर्फ इसी पर बात करने वाले हैं, फिर टॉपिक बाय टॉपिक हम हर एक वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हमारा जो भारत का इतिहास है, तो सबसे पहले थोड़ी सी इतिहास क्या है इस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इतिहास क्या है। इतिहास की अगर बात करें तो इति माने क्या होता है, जो है और वो बीत गया, जो था वो बीत गया, अर्थात उसका ह्रास हो गया। तो इति ह्रास अर्थात वो घटना जो बीत चुकी है, जिसका ह्रास हो चुका है, उन बातों को हम दोबारा पढ़ें। और इतिहास सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है कि उसको हम पढ़ करके परीक्षा पास कर लें, बल्कि इतिहास पढ़ने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो चीज़ें बीत चुकी हैं उनसे एक सीख लें और अपने वर्तमान समय में उसका उपयोग करें। और इसीलिए कहा जाता है कि जिसने इतिहास पढ़ा नहीं वो इतिहास बना नहीं सकता। क्योंकि आपको जो चीज़ें घट चुकी हैं उनका अनुभव ही आपको नहीं होगा, तो आप आगे आने वाले समय में समस्याओं का समाधान कैसे कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें जरूर इतिहास पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, हिस्ट्री शब्द जो है वो हिस्टोरिका से बना है। किससे बना है? हिस्टोरिका। और ये जो हिस्टोरिका शब्द है ये दोस्तों यूनानी शब्द है, हिस्टोरिका। और इस हिस्टोरिका शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? वो है एक तरीके का खोजा गया ज्ञान, एक तरीके का खोजा गया ज्ञान, ये है। दूसरी बात अगर हम करें तो इतिहास के पिता किसे माना जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस आपने नाम सुना भी होगा। क्या नाम देते हैं? हेरोडोटस। ये इतिहास के पिता हैं। और हिस्टोरिका इनकी एक रचना है, और हिस्टोरिका जो ग्रंथ है सर्वप्रथम उसी में इतिहास शब्द का यूज किया गया है। और इसके साथ साथ वो पहला एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ पर इतिहास लिखने की शुरुआत
हुई थी, जिसमें पहली बार इतिहास लिखने की शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है। एडवर्ड हॉर्लेट कार एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं, जिनका मैं नाम इधर लिखे दे रहा हूँ। उनका नाम क्या है? एडवर्ड हॉलेट कार। ये ब्रिटिश हैं और इन्होंने एक इतिहास की परिभाषा दी है जो मुझे पसंद है और इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है। इन्होंने कहा है कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच एक अनंत संवाद है। कितनी इसको समझने की कोशिश करिए। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच में एक अनंत संवाद है, मतलब जो बीत चुका और जो वर्तमान चल रहा है, लगातार इस वर्तमान और अतीत में जो हम संवाद करते हैं, जहाँ पर हम खोज करते हैं, जहाँ पर हम रिसर्च करते हैं, जहाँ की हम बात करते हैं, उस बीच के समय को उसी को इतिहास नाम दिया जाता है। ओके, तो ये थोड़ी सी सामान्य जानकारी थी। अब हम बात करते हैं भारत के इतिहास में। वैसे हम लोग पढ़ते हैं विश्व का भी इतिहास, उसको भी अगर मुझे कभी वक्त मिलता है तो उस पर भी मैं बात करूँगा। हालांकि पहले हम भारत के इतिहास की बात करेंगे। अगर देखा जाए तो भारत के इतिहास में सबसे पहले हम देखें तो 3 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, पहला है प्रागैतिहासिक काल अर्थात प्री हिस्टोरिकल पीरियड, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड बोलेंगे, और ऐतिहासिक काल अर्थात हिस्टोरिकल पीरियड। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। अब हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करें थोड़ी सी, तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध थे, लिखित कोई साक्ष्य इस इतिहास के इस काल के नहीं मिलते हैं। इसकी जानकारी सिर्फ हमें किससे मिलती है? पुरातात्विक स्रोतों से। अब इसके 3 पार्ट हो जाते हैं। एक है पूरा पाषाण काल, जिसका समय है अज्ञात समय से लेकर के लगभग 8000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 8000 ईसा पूर्व तक के समय को हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। हालांकि इसके भी 3 भाग कर दिए जाते हैं। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। जब मैं इन टॉपिक को अलग अलग पढ़ाऊंगा तो फिर इसको अलग से फिर डिफाइन करूंगा। ओके, तो 3 भागों में इसको बांट दिया जाता है पूरा पाषाण काल को। अब इसके 3 भाग है प्रागैतिहासिक काल के, पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की बात करें तो 8000 बीसी से 4000 बीसी तक के समय को माना जाता है। नवपाषाण काल की बात करें तो 4000 से 2500 बीसी अर्थात ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट माना जाता है। ओके, हम बात करेंगे सभी पर, लेकिन टॉपिक बाय टॉपिक अगले वीडियो में। अब दूसरा जो आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड नाम देते हैं। अब इसका मतलब ये है कि इसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते ही हैं, पुरातात्विक साक्ष्य तो सब जगह मिलेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, साथ साथ में लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। बट समस्या ये है कि जो लिखित साक्ष्य मिलते हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, उनको पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। अब इसके भी 2 भाग हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है ना। अब इस पर भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है समय माना जाता है, जिसमें हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्मोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी और ये लोथल, इन सभी स्थलों की भी बात करेंगे। अब बात करें वैदिक सभ्यता की तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो वैदिक सभ्यता। अब इसका वैदिक सभ्यता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस समय वेदों की रचना हो गई थी। अब वैदिक सभ्यता को भी मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। एक को हम पूर्व वैदिक काल बोलते हैं, जिसे हम एक और नाम देते हैं ऋग वैदिक काल। अब ये ऋग वैदिक काल नाम इसलिए दिया गया चूँकि ऋग्वेद की जो रचना है वो सबसे पहले हुई थी। ठीक है, तो इसी काल में हुई थी, इसलिए इसको ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके बाद अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल का समय कहलाता है। और इसी समय ये माना जाता है कि रामायण और महाभारत जैसे जो ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं, उनकी रचना भी इसी समय हुई थी। और एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जो वैदिक धर्म है, इस जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, इस वैदिक धर्म में बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं वो भी इसी उत्तर वैदिक काल में व्याप्त हो जाती हैं। लोहे का आविष्कार हो जाता है, बस्तियाँ बसना शुरू हो जाती है, खूब पेड़ पौधों की कटाई भी होती है। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग करेंगे जब हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ इस इतिहास के खाका की बात कर रहे हैं। तो ये हो गए आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में।
अब बात करते हैं हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में, ऐतिहासिक काल के बारे में। तो इसके 3 भाग हैं, एक प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के समय की अगर बात करें तो 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक, 712 ईस्वी तक मतलब जब मोहम्मद बिन कासिम का भारत में आक्रमण होता है 712 ईस्वी में, तब तक के समय को हम प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके भी कई पार्ट हैं, जैसे प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो इसके ये पार्ट मुख्य रूप से हैं। पहला जो पार्ट हम पढ़ते हैं महाजनपद काल, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। इसमें हम चंपा पढ़ते हैं, कुरु पढ़ते हैं, वत्स पढ़ते हैं, कौशल प्रदेश पढ़ते हैं, है ना, अवंती पढ़ते हैं, तो कुरु पढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे जो 16 महाजनपद थे, जो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है वहाँ पर महाजनपदों की बात की गई है, उस समय को हम महाजनपद काल में पढ़ते हैं। और इसी में हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म भी पढ़ते हैं। ओके, तो ये महाजनपद काल का भाग हो गया। दूसरा भाग है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य से ही सच पूछिए तो इतिहास जो है अच्छे तरीके से चलता है और लिखा भी जाता है। तो मगध साम्राज्य में जो है इसको समय की अगर बात करें तो 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के समय को मगध साम्राज्य में रखते हैं। और मुख्य रूप से अगर हम मगध साम्राज्य की बात करें तो इसमें हर्यक वंश को पढ़ते हैं, जिसमें से बिंबिसार और अजातशत्रु, इसके पुत्र अजातशत्रु की बात करते हैं। हालांकि और भी इनके और हैं शासक, लेकिन वो मुख्य रूप से बात करें तो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। मुख्य रूप से 2 को ही हम पढ़ेंगे, हालांकि उन पर भी थोड़ी जो दूसरे हैं उन पर भी बात कर लेंगे। इसके बाद अगर मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य में हम क्या पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, है ना, और इसमें हम चाणक्य को पढ़ेंगे, इसमें हम अशोक को पढ़ेंगे, बिंदुसार को पढ़ेंगे, और उनके जो दशरथ और कुणाल जो और उनके पुत्र आते हैं वो सारे लोगों को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। 323 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक के समय को हम मौर्य साम्राज्य में रखते हैं। इसके बाद आता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का मतलब है कि मौर्यों के बाद, जो मौर्यों के बाद जो शासक आते हैं, चूँकि मौर्य काल के समय में क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का इतना ज़्यादा विस्तार किया था कि आप मानिए कि लगभग दक्षिण भारत तक कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो बहुत सारे जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य के और अशोक के अधीन हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही अशोक की मृत्यु होती है तो आपको पता है उनके पुत्र जो थे वो निकम्मे थे, किसी काम के नहीं थे, वो उस तरह से काम साम्राज्य स्थापना नहीं कर पाए, यहाँ तक कि संभाल तक नहीं पाते हैं। तो बाद में क्या होता है कि जो छोटे छोटे राजा थे उनका फिर अब क्या होता है, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। तो जिसमें से मौर्योत्तर काल में अगर हम बात करें तो कौन किसको किसको पढ़ते हैं, जैसे शुंग वंश आता है ना, कंडव वंश आता है, सातवाहन वंश आता है, शक आते हैं, कुषाण आते हैं। तो इन सारों को हम मौर्योत्तर काल में पढ़ते हैं। ओके, 184 ईसा पूर्व से लेकर के 313 ईस्वी तक। एडी का मतलब क्या है, ईस्वी, आफ्टर डेथ, या आफ्टर डोमिनी भी बोला जाता है, मतलब ईसा मसीह की मृत्यु के बाद की बात है ये। गुप्त साम्राज्य की बात करें तो 319 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक हम गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं। और मुख्य रूप से हमें यहाँ पर किनको पढ़ना है, समुद्रगुप्त को पढ़ना है, चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना है। मुख्य रूप से यही 2 हैं, बाकी हम कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इन सभी की भी बात करेंगे। ऐसा नहीं हम डिटेल से पूरी बात करें, लेकिन मुख्य जो शासक हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो 2 ही हैं, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये दोनों। स्कंदगुप्त से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके बाद का जो समय आता है वो आता है हर्षवर्धन काल, जिसे हम पुष्पभूति वंश समय भी कहते हैं। तो ये 606 से 647 ईस्वी तक का समय है हर्षवर्धन काल का। तो ये भी हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। तो मुख्य रूप से प्राचीन भारत के इतिहास में ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं यही हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में, अर्थात जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ वहाँ से लेकर के औरंगजेब की डेथ तक, अर्थात 1707 ईस्वी तक की हम जब बात करते हैं तो वो मध्यकालीन भारत का इतिहास कहलाता है। मध्यकालीन भारत के इतिहास को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में हम 8वीं से 12वीं शताब्दी तक की बात करते हैं। ठीक है, 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी। और इसमें देखा जाए तो उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत 3 पार्टों में इसको बांटते हैं और 3 जगहों पर ये जो हैं शासक शासन कर रहे थे। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर राजपूत, पाल और गुज्जर वंश
गुज्जर जो थे उनका शासन था। उसके बाद दक्कन की बात करें, अर्थात दक्षिण भारत के बीच वाला हिस्सा दक्कन कहलाता है, अर्थात महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, ये वाला जो एरिया है वो दक्कन कहलाता है। तो यहाँ पर चालुक्य वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश इनका शासन था। दक्षिण भारत अर्थात उधर तमिलनाडु, केरल वाला जो इलाका है, उधर अगर चले जाते हैं तो चेर, पांड्य, चोल, शाही चोल, ये लोग शासन कर रहे थे। इसी तरह अगर हम उत्तर, इसका एक भाग है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का समय है 12वीं से 18वीं शताब्दी। अब इसके भी 3 भाग हैं, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। तो इन 3 क्षेत्रों में शासक जो हैं वो शासन कर रहे थे। उत्तर भारत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है ना, इल्तुतमिश है, इन सभी की बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में। फिर मुगल वंश आएगा और फिर चौहान वंश आएगा। ये उत्तर भारत में ये लोग शासन कर रहे थे। इसी मध्यकालीन भारत के इतिहास के समय की जब बात करते हैं, दक्कन की बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का शासन था। और उसके बाद दक्षिण भारत में जाएंगे तो चेर हैं, फिर देवगिरी के यादव हैं, फिर वारंगल के काकतीय हैं और फिर द्वार समुद्र के होयसल हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट होता है। बचता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री में हम लोग 1700, जब औरंगजेब की जैसे डेथ होती है उसके बाद उसके कुछ उत्तराधिकारी आते हैं जो कि ये कहिए कि कुछ समय तक शासन करते हैं, लेकिन वो भी उस तरह के साबित नहीं होते। औरंगजेब के बाद मुगल वंश का जो है वो पतन शुरू हो जाता है। तो 1707 से लेकर के 1947 ईस्वी तक, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता, तब तक के समय में हम आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ते हैं। तो दोस्तों आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, क्योंकि भारत के पूरे इतिहास को मैंने सोचा कि एक बार आपको खाका उसका बता दिया जाए, ताकि आगे जब मैं वीडियो लेकर के आऊँ तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो ये वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जब हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल की और आद्य ऐतिहासिक काल की और ऐतिहासिक काल की। तो पहले हम शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो शेयर जरूर करें। इसके साथ साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर कोई समस्या आपको होती है तो प्लीज़ कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।